इस वीडियो में आप पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और टोटल इस पीडीएफ में 100 क्वेश्चन हैं। तो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप जुड़ें। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, हिमालयन क्षेत्र हॉटस्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। ये आपको बताना है कि जो हॉटस्पॉट हैं उनका कुल कितना प्रतिशत जो है भारत में पाया जाता है। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 44.4% जो है ये भारत में पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी के जो परसेंटेज हैं, ठीक है, वो सब जो है अन्य देशों में पाए जाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो 44.4% आप इसका आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता क्या कहलाते हैं। सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। सही जवाब होगा यहाँ पर आपका अपघटक, या हम कह सकते हैं डीकम्पोजर जो होते हैं ये सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण है क्योंकि ये मृत उत्पादकों और उपभोक्ताओं को खा करके उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का मात्र कितना प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है और ऑप्शन में है 5%, 10%, 15 या फिर 20। तीसरे प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा 1%, यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रकाश ऊर्जा का लगभग 1%, ठीक है, यहाँ पर 5 मैक्सिमम दिया गया है, लेकिन कई बार इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया तो वहाँ पर ऑप्शन 1% भी दिया गया है। तो आपका उत्तर होगा स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें हरे पौधे 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जो उन तक पहुंचती है, और इसी ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हरे पेड़ पौधों में ही होती है। रासायनिक ऊर्जा और ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणुओं के रूप में संग्रहित रहती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भारतीय संविधान में 3 ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये कब जोड़े गए? 1972, 1974 है ऑप्शन में, 1976 है, 1978। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इन शब्दों को भी आप अलग से याद करिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कई बार अलग से भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1976, ठीक है। 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ। प्रश्न अगर आपसे बनता है कि कौन से क्रम का संविधान संशोधन हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन भी हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे निर्णय लिए गए, काफ़ी कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया। 2000, 2002, 2004, 2006। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर हो जाएगा 2000 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। लेकिन बाद में जो ये इसका नाम है उत्तराखंड किया गया, वो बाद में किया गया। जहाँ तक मुझे याद है 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया, और इसके पहले इसको हम उत्तरांचल के नाम से ही जानते थे, ठीक है। ये 27वां राज्य बना था। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर यानी 9th ऑफ नवंबर, ठीक है, 2000 को ये नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया था। जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर घनत्व पूछा जा रहा है। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या हो जाता है? वर्तमान में जो है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। राजकीय पक्षी क्रॉन्च सही है, राजकीय पशु बारहसिंघा सही है, राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश ना कि कमल। बाकी यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो आपका सी विकल्प यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। टुंड्रा बायोम में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? रेंडियार, सील मछली, झाड़िया, नागफनी बबूल, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, हाथी, गैंडा, जंगली शुअर। 8वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं। ये रेंडियार है, शील है मछली, ये टुंड्रा बायोम में पाए जाने वाले जीव हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर आप जाएंगे। काउंट करते चलिएगा
आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि ईवीएस आप कितना भी पढ़ेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और पेपर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको पिछले पेपर जो हैं उसको आप देखेंगे तो 2015 के क्वेश्चंस पेपर में देखिएगा तो ईवीएस थोड़ा आपको अलग टाइप का लगेगा, लेटेस्ट जो इसका एग्ज़ाम हुआ है वो अलग लगेगा। टुंड्रा बायोम की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी का सबसे ठंडा शुष्क बायोम है जो उत्तरी ध्रुव के पास ऊंचे पर्वतों में पाया जाता है। यहाँ पर वृक्ष नहीं है, वृक्ष विहीन है। ठंड यहाँ पर बहुत अधिक है, वर्षा कम होती है, जमी हुई मिट्टी है। यहाँ की अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो झाड़ियाँ काफ़ी सारी पाई जाती हैं, लेकिन रेडियार है, सील है, मछली है, ये भी यहीं पर जीव जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, स्टेपीज या फिर फीमर। यकृत जो है मानव शरीर के सबसे लंबी ग्रंथियों में से एक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ बी के साथ। यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी आप कह सकते हैं। पेट के ऊपरी दाहिरी हिस्से में ये पाया जाता है, पसलियों के नीचे होता है। रंग की बात करें तो लाल और भूरे रंग का ये मिक्सचर होता है एक तरीके से। और काम क्या होता है? तो पाचन में सहायता करता है, पित्त बनाने का काम करता है। ठीक है, और जो ब्लड में हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का यानी छानने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा थक्के बनने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है वो भी बनाने का काम करता है, कलेजा जिसको कहते हैं। भारत की पहली रेल कब चली? देखिए, रेल इस मामले में अगर आप देखेंगे तो आपको मोस्टली आंसर मिलेगा कि पहली रेल जो है वो कहाँ से चली? बम्बई से ठाणे के बीच चली, है ना, 16 अप्रैल 1853। उस हिसाब से तो इसका आंसर यही जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा आप इस पर और रिसर्च करेंगे तो आपको एक उत्तर मिलता है 1851 में। वो कौन सी ट्रेन थी? तो वो सवारी गाड़ी नहीं थी। ठीक है, वो सवारी गाड़ी नहीं थी, वो माल गाड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी, जो 22 दिसंबर 1851 को चली थी। अब डिपेंड करेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। हमने आपको दोनों फैक्ट बता दिए हैं। पहली मालगाड़ी 1851 में चली है और जो पैसेंजर वाली गाड़ी होती है, ठीक है, वो 1853 में ही चली थी, यात्री गाड़ी। तो दोनों आप याद रखिएगा, डिपेंड करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन एक तरीके से विवादित हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है कि डबल आंसर आयोग दे देता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? जब नवजात शिशु होता है तो उसको लगभग 5-6 साल तक काफ़ी सारी कह सकते हैं वैक्सीन होती हैं वो देनी रहती हैं। उसी में से ये एक है और आपसे पूछा जा रहा है कि डीपीटी का काम क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, डीपीटी की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, देखिए प्रस्तावना अलग है और प्रस्तावना की भाषा, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना प्रेम्बल जो है वो अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की थी। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है? और यहाँ पर चंद्रप्रभा है, दुधवा है, गिर है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, बाकी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर आप कर्नाटक ऐड कर लीजिएगा तब आंसर करिएगा इस प्रश्न का, ये छूट गया है टाइप होने में। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल और विश्वेश्वरैया स्टील कारखाना ये कर्नाटक। अब आपसे पूछ रहा है असत्य कथन की पहचान आपको करना है, कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है क्योंकि इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी और ये है कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दिया गया है। क्या ये सही है? ये सही है। राउरकेला वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल गलत दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जैव विविधता के संदर्भ में गलत कथन बताने हैं। जैव विविधता उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रजाति जैव विविधता का आधार है। समुदाय जैव विविधता का अध्ययन एक पारितंत्र में किया जाता है। पारितंत्र जैव विविधता का अध्ययन एक से अधिक पारितंत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, बाकी के ऑप्शंस सही है। एक गलत कथन है, वो है आपका पहला कि जैविक विविधता उच्च अक्षांश में सर्वाधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है ना, निम्न अक्षांशों में सर्वाधिक होता है। यहाँ पर कह रहा है कि उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक होता है, ये बात गलत है, निम्न अक्षांशों में सर्वाधिक होता है। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, पहला गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा था। असत्य कथन की पहचान करिए। सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है स्टोन कैंसर, कार्बन डाइऑक्साइड दमघोटू गैस। देखिए दमघोटू गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो यहाँ पर आपका यही असत्य है। ठीक है, आपसे प्रश्न बनता है कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, दमघोटू गैस कौन सी होती है, इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी ईवीएस में स्पेशली पूछे जाते हैं। लाफिंग गैस की बात करें तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O इसका जो है प्रतीक होता है। और आपका यहाँ पर पूछा गया था दमघोटू गैस, है ना, दमघोटू गैस की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये गलत दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वो फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर हो जाएगा रबी की फसल जो है। जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं अप्रैल में, तो ये फसल जो है अप्रैल में काटी जा रही है। कौन कौन सी फसल है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन, भिंडी उत्पादन, अंडा उत्पादन, चाय उत्पादन। तो ग्रीन गोल्ड जो क्रांति है इसका संबंध चाय उत्पादन से है। श्रावण की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, रक्षाबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्रावण की पूर्णिमा में मनाया जाता है आपका रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से कौन से दो घटक होते हैं? पादप व जीवधारी, जैविक तथा अजैविक, हाथी और मेढक, तालाब व झील। घटक की बात की जा रही है तो आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम पौधे के किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है? तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है, लेकिन पत्तियों द्वारा, क्योंकि हरे पेड़ पौधों में ही ये प्रक्रिया होती है और पत्तियों के माध्यम से होती है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, B या फिर C या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अल्ट्रा वायलेट C किरणें जो हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। यदि दुर्घटना स्थल पर ब्लड यानी रक्त जांच की सुविधा ना हो तो कौन सा आप देखिए O जो है आपका सर्वदाता होता है, मतलब किसी को दे सकता है, और AB जो है वो सर्वग्राही होता है। तो O जो है O वाला ब्लड है आप चढ़ा सकते हैं क्योंकि सबको दे सकता है, तो आंसर जाएगा D के साथ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण का मानक क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर हो जाएगा 75 से 70 डेसिबल। अगला है नंदा देवी चोटी क्यों प्रसिद्ध है? ये उत्तराखंड में है और ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न और बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। असत्य कथन की पहचान करना है। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री होता है। कर्क रेखा व मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित है। आर्कटिक वृत्त व अंटार्कटिक वृत्त 66.5 उत्तर व दक्षिण में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त उष्ण कटिबंध का भाग है। प्रश्न संख्या 26 ये गलत दे रखा है यहाँ पर। 26वें प्रश्न के लिए कह रहा है कि अंटार्कटिक वृत्त उष्ण कटिबंध का भाग है, ये गलत है। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब क्यों गलत है ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और यहाँ पर आपने पढ़ लिया है 25 क्वेश्चंस को। देखिए बात समझिएगा, उष्ण कटिबंध जो होता है उसका विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ है ना। और यहाँ पर जो है बात करें अगर हम अंटार्कटिक वृत्त की तो ये उष्ण कटिबंध का भाग नहीं है, इसलिए ये आपका गलत है और जो गलत है वही सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1942, 43, 44 या फिर 45? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को और कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापकों की बात करें तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन आदि देश शामिल थे। इसका सुझाव किसने दिया था? तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा और इसमें 51 मूल सदस्य थे और संयुक्त रूप से इस पर हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 28वां प्रश्न क्या कहता है? राइट लवलीहुड पुरस्कार वंदना शिवा को कब प्रदान किया गया? बताइए। ऑप्शन में है 1992, 1993, 1994, 1995।
वंदना शिवा, इनको जो है ये पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1993 में। ये हैं कौन? वंदना शिवा। ठीक है, ये एक स्पेशली मतलब कह सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। पर्यावरण की संबंध में ये कार्यकर्ता हैं। पर्यावरण संबंधी नारी अधिकारवादी और कई पुस्तकों की ये लेखिका हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। पर्यावरण संरक्षण पर भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। तो राइट लवलीहुड जो पुरस्कार है वंदना शिवा को प्रदान किया गया था। 28वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। घास पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। एक गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है, सही है, और यहाँ पर ये भी सही है। घास पारितंत्र जो होता है उसमें उल्टा नहीं बनता है, उसमें सीधा बनता है। तो ये आपका मतलब उल्टा सीधा का मतलब ये हुआ, ये आपका है सीधा पिरामिड इस तरीके से। उल्टा मतलब क्या हुआ कि जब ऐसे बने तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन गलत दिया गया है। ध्वनि की आवृत्ति का मापन किया जाता है डेसिबल में, हर्ज में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, उत्तर हो जाएगा हर्ज में जो है ध्वनि की आवृत्ति का मापन किया जाता है। ओह सॉरी, ध्वनि की आवृत्ति, हाँ ठीक तो है, ध्वनि की आवृत्ति का मापन पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। हर्ज में ही मापा जाता है, ये हर्ज गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हर्ज जो होता है और जो डेसिबल आपका ऊपर ऑप्शन दिया गया है इससे तीव्रता मापते हैं, आवृत्ति को हम नहीं मापते। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बताता है कि प्रति सेकंड कितना कंपन हो रहा है, तो वो हर्ज में ही मापा जाता है ध्वनि की। ठीक है, डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता को मापने का है, इंटेंसी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हर्ज इसका आंसर हो जाएगा। प्रदूषण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सांख्या प्रदूषण का संबंध जल प्रदूषण से है। पारायुक्त जल का सेवन करने से मिनी माता रोग होता है। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 31। बताइए, सोचिए और इसमें बताइए कि कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। सांख्यिकी जो यहाँ पर दिया है, सांख्यिया प्रदूषण, ये भूजल से संबंधित होता है। भूजल से संबंधित जो वाटर, अंडर वाटर होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं एक तरीके से आर्सेनिक प्रदूषण जो होता है। ठीक है, आर्सेनिक प्रदूषण पढ़ा होगा। सांख्यिया प्रदूषण का संबंध आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, ना कि डायरेक्टली जल प्रदूषण से होता है। तो यहाँ पर आपका इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। बाकी के अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, सही है, क्योंकि लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है, इसीलिए इसका उपयोग वायु की गुणवत्ता मापने के लिए भी किया जाता है। ग्रीन मफलर वाली भी बात सही है। घनी आबादी या शोर वाले क्षेत्रों में पेड़ लगाना ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो बाकी यहाँ पर सही है, एक गलत है जो कि आपको हमने बताया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन? 32वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कैक्टस। जुमांग माओ ये कहाँ पाया जाता है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये आपका चीन में पाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना किस देश की कंपनी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34। भोपाल गैस त्रासदी 1984 की घटना है। मिथाइल आइसोसोनाइट कहते हैं ना MIC को। ठीक है, तो ये जो है किस कंपनी में, मतलब जो कंपनी थी वो किस देश की थी, कंपनी के बारे में पूछ लिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कठिन अगर करेगा एग्जामिनर तो ऐसे ही करेगा। अमेरिका की कंपनी थी और ये घटना हुई है 3 दिसंबर 1984 को। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे। सफाई के दौरान जो है एक सामान्य सी गलती हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक भीषण रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिसकी वजह से लीक हो गई थी वो गैस। तो ये कंपनी जो थी वो अमेरिका की थी। अगला प्रश्न है, लोअर लेक और अपर लेक कहाँ पाए जाते हैं? लखनऊ, इंदौर, भोपाल, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 35। लोअर लेक और अपर लेक कहाँ पाए जाते हैं?
सही जवाब होगा यहाँ पर भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अपर लेक का मतलब क्या हो गया? अपर मतलब बड़ा तालाब एक तरीके से, जिसको भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है। लोअर लेक मतलब छोटा तालाब। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो भोपाल में पाई जाएंगी और भोपाल को इसीलिए झील नगरी, सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। जेट्रोफा के बीज में सामान्यतः कितने प्रतिशत तेल निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, 10 से 15, 20, 25, 25, 30 या फिर 50, 55। 25 से 30% जो है तेल निकाला जाता है जेट्रोफा के बीज से। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? 37 में आंसर हो जाएगा, बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी? क्वेश्चन नंबर 39 में आपका सही जवाब हो जाएगा सहभोजी, क्योंकि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड? क्वेश्चन नंबर 40, तो NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। प्लेग से मानव का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? फेफड़ा, आंत, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, फेफड़ा जो है प्रभावित होता है प्लेग बीमारी से। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? बालों, त्वचा, कोशिकाओं, इनमें से कोई नहीं। कॉमन क्वेश्चन है, बालों में ही लगाया जाता था रीठा और अभी भी काफ़ी सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट? प्रश्न संख्या 43 में आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका द्वारा होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर हो जाएगा सी के साथ। असत्य जोड़े की पहचान करिए। यहाँ पर आंदोलन दिए गए हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, चिपको आंदोलन वाला सही है, चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम पढ़ा होगा आपने। नवधान्य आंदोलन, वंदना शिवा भी सही है। और पहला है यहाँ पर विश्नोई, ये भी सही है। अपिको आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अपिको आंदोलन जो है कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई थी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले में शुरू हुआ था 1983 में। पांडुराम हेगड़े का नाम आपने सुना होगा, जिनके नेतृत्व में शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर गौरा देवी गलत दिया गया है। आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। असत्य कथन आपको पहचानना है और ये तो सत्य है। दूषित जल के सेवन में टाइफाइड होता है। दूषित जल और भोजन से होता है, ये भी सही है। सरसों एक बीजपत्री नहीं है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर होगा यहाँ पर ऋग्वेद जो है ये प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 48, तो बिहू जो है आपका असम का है। कारकी रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों की ऊर्जा विकसित करना नहीं, पौधों को प्रकाश नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका उत्तर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना, ये शुष्क मिट्टी की विशेषता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वृष्टि। कहीं कहीं आपको इसका आंसर कुछ और मिल सकता है, टेम्परेचर वगैरह भी कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन ये भी एक विवादित क्वेश्चन ही आप कह सकते हैं। इस पर आयोग का आंसर वृष्टि ही है, तो इसका आंसर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आप लोग बताइएगा आपने क्या इसका आंसर पढ़ा है। देखिए, कृषि को देखा जाए तो टेम्परेचर भी प्रभावित करता है और वृष्टि भी। अब पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण, दोनों क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी अगर अचानक से हाई हो जाए तो फसल क्या है, बर्बाद हो जाएगी। और अगर बहुत तेज़ मात्रा में बारिश हो जाए या बिल्कुल ही बारिश ना हो तो वो भी। यहाँ पर अब आयोग डिपेंड करता है कि आंसर क्या मानता है। कई जगह आपने इसका वृष्टि पढ़ा होगा यानी वर्षा पढ़ा होगा, कई जगह तापमान पढ़ा होगा। चलिए आप भी छोड़ते हैं, आप इसको डिसाइड करिएगा इसका आंसर क्या होगा। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। कल की वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।